नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे जांच की आंच पर। जी हां, महाराष्ट्र में अनिल देशमुख पर लगे उगाही के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद उद्धव सरकार बैकफुट पर आ गई। बीजेपी आरोपों के बाद से ही देशमुख का इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार नहीं चाहते थे कि देशमुख इस्तीफा दें। उद्धव सरकार ने देशमुख पर लगाए गए आरोपों की जांच रिटायर्ड जज से कराने का ऐलान किया था, लेकिन देशमुख से इस्तीफा नहीं लिया था। अब सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख से इस्तीफे से बीजेपी उद्धव सरकार के खिलाफ और हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीधे सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और पूछा कि वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल एंटीलिया केस के बाद से ही उद्धव सरकार की फजीहत हो रही है। एंटीलिया केस की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए ने पहले सचिन वाजे को गिरफ्तार में लिया था, सरकार को उसे सस्पेंड करना पड़ा। इसके बाद परमबीर सिंह का मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से तबादला कर दिया गया। परमबीर सिंह ने सचिन वाजे के जरिए अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए, उससे सियासत और गर्मा गई। अब सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच से सच बाहर आएगा? क्या बड़े खेल का खुलासा होगा? सवाल यह भी है कि क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है? करेंगे पूरा विश्लेषण, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एंटीलिया कांड की आंच, उद्धव सरकार हलकार, पहले वाजे पर शिकंजा, फिर परमबीर पर गाज, अब देशमुख का छीना ताज, उद्धव पर सवालों की बौछार। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में मिले जिलेटिन की छड़ों के बाद से उद्धव सरकार बैकफुट पर है। उद्धव सरकार ने पूरे मामले की जांच करने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक सारे मामले केंद्रीय एजेंसीज के पाले में चले गए। एंटीलिया केस की जांच एनआईए कर रही है। सचिन वाजे गिरफ्त में है। मनसुख मर्डर केस की जांच भी एनआईए को सौंप दी गई और अब उगाही मामले की जांच सीबीआई करेगी। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीर माना और कहा कि पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकती। 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर रिपोर्ट में अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगा। उद्धव सरकार ने देशमुख पर लगाए गए आरोपों की जांच रिटायर्ड जज से कराने का ऐलान किया था। सीबीआई से जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक अभी भी दावा कर रहे हैं कि अनिल देशमुख पर सभी आरोप निराधार हैं। अनिल देशमुख के इस्तीफे से बीजेपी की मुराद पूरी हो गई। प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि अब सीबीआई जांच में चौंकाने वाले तमाम खुलासे होंगे। वहीं अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी केंद्रीय नेता भी सीएम उद्धव ठाकरे को घेर रही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवार कहते हैं कि मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं। कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवार जी कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं, और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। आज तो कमाल ही हो गया। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते या न देते हैं, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरपीआई ने भी आरोप लगाया कि एनसीपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की। दरअसल अनिल देशमुख पर आरोपों के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई थी। बीजेपी लगातार अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि एनसीपी चीफ शरद पवार नहीं चाहते थे कि वो इस्तीफा दें। अनिल देशमुख के इस्तीफे को महाविकास अघाड़ी में फूट के तौर पर भी देखा जा रहा है। देशमुख मामले में तालमेल की कमी से सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस खुद को अलग थलग पा रही है। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले में कांग्रेस से कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया। जाहिर है कि एंटीलिया केस में उद्धव सरकार पूरी तरीके से उलझ गई। सीबीआई जांच के आदेश के बाद उनकी फजीहत और बढ़ गई। सियासी नुकसान के साथ साथ साख पर भी आंच आई। देखना होगा कि सीबीआई जांच से महाराष्ट्र की सियासत में और कितने भूचाल आते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज जांच की आज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी से, मेरे साथ संजय द्विवेदी शिवसेना से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ विश्वास पाठक हैं भारतीय जनता पार्टी से, और धनराज बंजारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बृजमोहन जी, शुरुआत आपसे ही। तो देशमुख साहब ने काफी नानुकुर के बाद इस्तीफा दे दिया, क्या माना जाए? कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई विकल्प नहीं था? निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने एक आदेश किया है तो किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की का ये दायित्व है कि वो तत्काल उस पर कार्रवाई करे, और पब्लिक परसेप्शन पे उनको अपनी बात को रखना था। तो निश्चित रूप से वो बगैर इस्तीफा दिए नहीं रख सकते थे। उन्होंने एक बेहतर कदम उठाया और तत्काल उन्होंने इस पर फैसला किया, इसमें गलत क्या है। जी नहीं, तो ये भी कहा जा रहा है ना कि असल में चारों तरफ से इस तरह से घेराबंदी हो गई, किलेबंदी हो गई, तो कुछ समझ में नहीं आया। इस्तीफा देना होता तो 15 दिन पहले भी दिया जा सकता था। क्यों दिया जा सकता था 15 रोज पहले? मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ जी कि जब ये सारी बातें चलती है कि इस्तीफा देना चाहिए, मैं आपसे दो उदाहरण देता हूँ। कल दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले आए, एक हाई कोर्ट का फैसला आया मुंबई में और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया दिल्ली में। दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो येदियुरप्पा जी के खिलाफ आया, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ 2006 का एक केस चल रहा है। 2016 में उनके खिलाफ जांच का आदेश हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। अगर ये सारी बातें हैं तो वो मुख्यमंत्री जी क्या बीजेपी के नहीं है? क्या उनको नैतिकता समझ में नहीं आती है? क्या वो कर्नाटक हिंदुस्तान के बाहर के कोई प्रदेश है? क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? उन्होंने इस बात का क्यों इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट से जब उनके ऑर्डर को स्टे कर दिया जाएगा उसके बाद वो इस्तीफा देंगे? यही हाल उत्तराखंड में आज से 5-6 महीने पहले हुआ है। वहां के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने कहा कि इन्होंने रिश्वत का पैसा अपने सेविंग अकाउंट पे जमा किया है, और इसकी जो जांच है अब सीबीआई से भी होनी चाहिए, जिससे कि और भी इसके तथ्य सामने आए। लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब 2 महीने पहले वहां के विधायकों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, तो भारतीय जनता पार्टी के ये शर्मदार नेता हैं जो अपनी सारी बातें कहते हैं, नैतिकता की बात बताना चाहते हैं देश को। इनके दो चेहरे हैं, एक चेहरा वो है जो इनके लोगों के लिए और एक चेहरा वो है जो दूसरों के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बात कहनी चाहिए, एक चेहरा रखना चाहिए। जब वो कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, तो ये भी कहें कि एक देश और एक जैसी बात। महाराष्ट्र के लिए कुछ और बात है, उत्तराखंड के लिए कुछ और बात है। तो बीजेपी आपके लिए आदर्श है क्या? बीजेपी के आदर्श के पे आप चलते हैं क्या? बृजमोहन जी आपके दोनों उदाहरण ये बताते हैं, आपके दोनों एग्जाम्पल, बृजमोहन जी आपके दोनों एग्जाम्पल ये बताते हैं कि बीजेपी का अनुसरण कर रहे हैं आप। बीजेपी ट्रेंड सेटर है क्या आपके लिए? ठीक है, आपकी तो आवाज मेरी नहीं जा पा रही शायद, लेकिन विश्वास पाठक, असल में बृजमोहन जी कह रहे हैं कि देखिए आप अपनी बारी में कुछ और नियम रखते हैं, हमारी बारी में कुछ और नियम रखते हैं। जब आप पे इल्जाम लगते हैं तो आप इस्तीफा नहीं देते और हमसे कहते हैं फौरन इस्तीफा दे दें। सर तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। नेशनल कांग्रेस जो एनसीपी पूरी तरह कंफ्यूज स्टेट में है। इनके नेतृत्व भी जो है शीर्षक नेतृत्व। और साहब, जिस वक्त परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी उसके बाद में अनिल देशमुख साहब 68 में आ गए थे। उसी समय उनमें कोई नैतिकता अगर थी तो उन्होंने अपना त्यागपत्र देना चाहिए था। इन ऐसा न करते हुए शरद पवार साहब ने स्वयं दिल्ली में 2 लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उनको डिफेंड करने की कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने कहा कि रिबेलो साहब समान कोई उसकी जांच करे। रिबेलो साहब ने क्लियर कट कह दिया कि इस प्रकार की जांच में मुझे मत फंसाओ। उसके बाद में उन्होंने महाराष्ट्र में एक नाटक रचा जिसमें रिटायर्ड जज के विश्वास पाठक साहब, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव ने जो सवाल उठाया है कर्नाटक को लेकर और उत्तराखंड को लेकर, सर उस पर भी जवाब दीजिए। जब आपके मुख्यमंत्रियों पे इस तरह के इल्जाम लगते हैं तो वहां भी नैतिकता होनी चाहिए ना। शामदास जी, मैं कंप्लीट करूँ, उसकी भी ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, ये घटनाक्रम समझना जरूरी है। इन्होंने एक रिटायर्ड जज के माध्यम से चौकसी बिठा दी, इंक्वायरी बिठा दी, और दैट इज विदाउट दी पावर्स। इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंदर थी जो। और उसके बाद में फिर अभी जब सीबीआई ने उनको हाईकोर्ट मुंबई ने करारा झटका दिया, सीबीआई की इंक्वायरी आ गई, तो तुरंत इनको नैतिकता की बात आई कि मैं नैतिकता के आधार पे राजीनामा दे रहा हूँ, और दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंच के सुप्रीम कोर्ट चले गए। अभी कितना कंफ्यूजन है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए था तो फिर कल आपने इस्तीफा क्यों दिया? जिस प्रकार से कंफ्यूज स्टेट में है, उस पर से यही पता चलता है कि महाराष्ट्र में एक एक करके ऐसे अनेक घटनाएं बाहर आने वाली है।
वजीर ने जो अपना मुंह खोला है, उसके बाद जो परमवीर ने जो प्रश्न उठाया है, सीबीआई की अभी जांच होने वाली है, उसमें रश्मि शुक्ला का भी पत्र आने वाला है। ये सब बातें जब बाहर आएगी तो वजीर, परमवीर, अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, अजित दादा पवार, शरद पवार, सब लोग अड़सट्टे में आने वाले हैं कि परमवीर ने अपनी मुलाकात में इन सबको अवगत किया था कि मुझे मेरे टीम को 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह जमा करने का आदेश मिला। ठीक है सर। तब शरद पवार कुछ नहीं बोले, तब मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। ये सब लोग अड़सट्टे में आने वाले। ठीक है सर, ठीक है। ब्रिजमोहन जी जल्दी बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बोलिए। घनश्याम जी, आपकी बात बीच में कट गई थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी से कि अगर परमवीर सिंह जी अपराधी, परमवीर सिंह जी भी इस पे दोषी पाए गए तो वो क्या करेंगे? ये राज देश को एक बात बता दे, वो किसके साथ है? वो है किसके साथ? हेलो। ठीक है संजय जी, संजय जी आ रही है आपकी आवाज? संजय जी आवाज आ रही है आपकी? संजय जी आ रही है? ओके। ठीक है। ब्रजमोहन जी अपनी बात एक बार फिर से कहिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी से, ये पूछना चाहता हूँ वो देश को आज ये बताएं कि अगर परमवीर सिंह जी भी सचिन वाजे मामले में पूरी तौर से दोषी पाए गए तो क्या होगा? क्योंकि उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, वो परमवीर सिंह के पत्र को लेकर ही पूरी तरह से भारत के गृह सचिव से मिले, महाराष्ट्र के गवर्नर साहब से मिले और वो उस पत्र को ही आधार बना के अपनी सारी बात कह रहे हैं। आज उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि परमवीर सिंह को क्या मानते हैं, निरपराध मानते हैं या वो इस सारे मामले में उसको संलिप्त मानते हैं, ये उनको बताना चाहिए। ठीक है। संजय द्विवेदी जी, असल में जो पॉइंट अभी उससे जवाब दे देता सर जल्दी से 1 to 1 नहीं हो रहा ना सर, आप दो लोगों का 1 to 1 नहीं है ना सर। चलो बोलिए सर, जल्दी से बोलिए। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे लिए सचिन वाजे, परमवीर, अनिल देशमुख, अजित दादा पवार सब लोग एक पार्टी है। अगर वो दोषी है तो उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। संजय द्विवेदी, असल में जो अभी विश्वास पाठक साहब कह रहे थे कि इस पूरे इस्तीफे को लेके भी कंफ्यूजन है। अगर इस्तीफा दे दिया, अपनी नैतिकता का आपने ढोल पीट दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी आप चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? असल में दिखाना क्या चाहते हैं सर? एक तरफ से इस्तीफा भी दे दिया, दूसरी तरफ जंग भी करेंगे सर, क्या है ये? असल में भारतीय जनता पार्टी पर नैतिकता तो है नहीं। नैतिकता होती तो ये बात करते हैं। नैतिकता का शिवसेना, कांग्रेस और आज एनसीपी के पास है। नैतिकता का मतलब इनको हम समझा दे। एक दिन के लिए एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री ये बने थे, इसका दिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? के पास विधायक, उतने विधायक नहीं थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया था? उनके पास एक सांसद कम था। तो ये होता है मजबूरी में इस्तीफा देना। लेकिन आज जो एनसीपी के अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है, ये मजबूरी में नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने उन पर आरोप नहीं लगाया था। हाईकोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था जांच की जाए और जांच के बाद जो रिपोर्ट आए उस पर एफआईआर करनी है। तो नैतिकता के आधार पर किया, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अभी सुखी रहने के ऊपर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज ने 25 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। महिला आयोग में सदस्य लिया जा रहा है, उसके प्रमाण थे सब थे, लेकिन इनके पास है नहीं दिया। अभी रिसेंट रफेल में जो जांच आई है उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। अगर नैतिकता इनके अंदर चला गया, 1 लाख की जो बात हो रही है वो हो गई आज की डेट में, तो इस्तीफा देना चाहिए। आज 22 आदमी रहे हैं तो किसको इस्तीफा देना चाहिए? मैं पूछता हूँ बीजेपी प्रवक्ता जी से, जिलेटिन से चले थे, कहाँ पे आके गए? वसूली पे। वसूली कभी किसी नाम से कहा कहीं किसी जांच में वसूली सिद्ध हुई है? अगर वसूली तो मुझे बता देंगे। ठीक है संजय जी, इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी इस तरह की फसल इस्तेमाल कर रहे हैं। संजय द्विवेदी, संजय जी, अच्छा संजय जी एक बात बताइए। संजय जी, मैं फिर कह दूं संजय जी नहीं बनेगी। ठीक है संजय जी, असल में ये एक्सीडेंटल वर्ड से बहुत प्यार है क्या? आपने भारतीय जनता पार्टी को भी कह दिया एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। आपके सामना में संजय राउत ने अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर कह दिया था। सर ये एक्सीडेंटल बहुत प्यारा वर्ड है क्या आपके लिए, शिवसेना के लिए खासकर? एक्सीडेंटल वर्ड जो है, जो रात में राष्ट्रपति साहब को जगा के राष्ट्रपति
हटा के नहीं, अनिल देशमुख के लिए भी कहा था ना सर, सामना में संजय राउत ने अनिल देशमुख के लिए भी यही वर्ड यूज किया, एक्सीडेंटल। ये एक्सीडेंटल बहुत प्रोमिनेंट है क्या आपके लिए? ये क्या देश के साथ नाइंसाफी नहीं थी? इनको नहीं पता था कि ले रहे हैं तो शरद पवार जी का समर्थन उनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी हार्दिक बधाई दे दी, शादी ने हार्दिक बधाई, और सरकार बन गई उनकी, और आखिरकार सरकार से जाना पड़ा, क्यों जाना? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। धनराज बंजारी भी मेरे साथ है, पूर्व IPS हैं। ठीक है सर, आऊंगा संजय जी और आऊंगा, अभी समय है सर, डिबेट में अभी बहुत समय है, आऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है कि उनके अंदर कितनी नैतिकता। ठीक है सर। स्मृति ईरानी ने किया, कुलदीप सेंगर को छेड़छाड़ के आरोप कार्यक्रम में हो रहा था, उसको हाईकोर्ट ने कहने के बाद चाहते रहे, क्यों चाहते रहे, मैं ये चाहता हूँ। तो नैतिकता कहाँ है? आज बहन बेटियों को असमत सुरक्षित नहीं है। सर मोनोलॉग नहीं करेंगे ना सर, एक साथ लगातार नहीं बोलेंगे सर, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, धनंजय जी भी मेरे साथ है। धनराज जी, असल में इस पूरे मामले को एक पुलिस ऑफिसर की निगाह से आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि कोर्ट ने भी कहा कि मुंबई पुलिस के हवाले इस पूरे मामले को नहीं छोड़ा जा सकता, ये जांच वहां तक सीमित नहीं रह सकती। नाते तथ्यों के आधार पर इतना कहूंगा कि देशमुख जी ने जो इस्तीफा दिया उसका सबने स्वागत किया। सवाल ये है कि देशमुख ने इस्तीफा पहले ही देना चाहिए था, वो न देते हुए हाईकोर्ट ने इंक्वायरी कायम करने के बाद क्यों दिया? इसकी वजह ये है कि हाईकोर्ट के जो 2 ऑब्जर्वेशन है जिसके तहत वो आज सुप्रीम कोर्ट में गए, उसको जानना बड़ा जरूरी है। हाईकोर्ट का पहला ऑब्जर्वेशन, जब हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह से यह सवाल पूछा कि आप कमिश्नर हो, चीफ SHO हो बम्बई के, आपने जब आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस की खबर मिली तो FIR क्यों नहीं दर्ज कराया? दूसरा सवाल हाईकोर्ट ने ये पूछा परमबीर को कि आपके पास क्या आधार है, कौन से तथ्य पुरावा है, वो सारे सबूतों को आप बताइए। ये न बता पाने के बाद में जयश्री पाटिल नाम की जो एडवोकेट है, जिसने एक लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने की कोशिश की थी, जो हो नहीं सका, तो कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा कि आपने अगर पुलिस ने FIR नहीं ली तो 156 में जाके मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं मांगा? और ये बातें होने के बाद में देखो, हाईकोर्ट के ऑर्डर आप क्लियरली जान लो कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं किया है, इंक्वायरी ऑर्डर की है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने को एक FIR होनी चाहिए। ये नहीं कहा हाईकोर्ट ने CBI को कि आप FIR लेकर इन्वेस्टिगेशन, ये कहा कि FIR बनाने के लिए क्या मौजूदा हालत है, 100 करोड़ के एलिगेशन में कुछ तथ्य है, ये जानने के लिए किया। हालांकि ये जो बात हाईकोर्ट ने की, ये हाईकोर्ट कर नहीं सकता सिवा अपने स्वयं निर्धारण अधिकारों का प्रयोग किए हुए। डिस्क्रिशनरी पावर यूज की, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये डिस्क्रिशनरी पावर इसलिए यूज की कि प्राइमरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। अब 15 दिन ये तय करेंगे कि इसके बाद में कुछ दम है या नहीं। अब रहा मुद्दा कि अनिल देशमुख साहब जो इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, तो इस्तीफा देना उनका एक नैतिकता कहिए या किसी भी मूल्य के आधार पर कहिए, मैं तो उनके इस्तीफे का स्वागत करता हूं। और वो सुप्रीम कोर्ट में जो गए हुए हैं उस बात की सराहना मैं इसलिए करता हूं कि हाईकोर्ट के दोनों ऑब्जर्वेशन के अंदर जो डिस्पैरिटी है, जो तफावत आज दिख रही है, उस तफावत को मद्देनजर रखते हुए क्या हाईकोर्ट इस प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 15 दिन दे सकता है? किसी भी भारत के CRPC IPC इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रावधान नहीं है। ये होते हुए अगर हाईकोर्ट ने अपना स्वयं निर्धारण अधिकार का प्रयोग किया है, क्या वो जायज है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। आप तीसरा और अहम एक मिनट मुझे दे दीजिए, इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा प्ले कर रही है। आप लोग जनता को गुमराह करने के बीजेपी और मविया सरकार जो महाराष्ट्र की है, दोनों की तरफ से ये कोशिश की जा रखी है, क्योंकि आप ये मानते ही नहीं हो कि इसके अंदर पूरी तय तक तहकीकात हो। मामला एक्सप्लोजिव का है, वहां तक तुम नहीं पहुंचना चाहते हो। मामला करप्शन का है। कुल मिला के ये सिर्फ 100 करोड़ वाली बात नहीं है, ये उस वजह के गाड़ी में नोट गिनने की मशीन मिलती है, वहां से शुरू होता है। पुलिसों का जो क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिशियन ने कर रखा है, उसमें बीजेपी दूध की धुली नहीं है, ना ही शिवसेना दूध की धुले वजह को लाने वाली। पॉलिटिक्स बंद करिए,
तथ्यों के आधार पर जनता के जो प्रश्न है इस पर ध्यान दीजिए। जनता के प्रश्नों से गुमराह करने के लिए राजकारण करना धिक्कार करता हूं मैं। ठीक है सर। तो विश्वास पाठक साहब, क्या अनिल देशमुख के इस्तीफे को बीजेपी अपनी जीत के तौर पे देख रही है कि जो प्रेशर आपने बनाया वो प्रेशर काम आ गया? बिल्कुल नहीं। देखो, अनिल देशमुख का इस्तीफा ये एक अगली स्टेप है। इसके बाद में और इस्तीफे आने, मुख्यमंत्री को अपना मुंह खोलना पड़ेगा। 8 मार्च को प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि वाजे तो ये मुहैया है, उसके पीछे जो भी हैंडलर से कंट्रोलर से वहां तक बात जानी चाहिए और जाएगी। परमवीर ने अपने पत्र में ये कहा था कि ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी को बताई, हमने शरद पवार को बताई, अजित पवार को बताई, सबको बताई, तो ये सब तक बातें जाने वाली है। उसके बाद में 25 अगस्त 2020 का रश्मि शुक्ला का जो पत्र है, जो मुख्यमंत्री के टेबल पे गिरा हुआ था, उसके ऊपर कोई एक्शन दे रही, उनके एक मंत्री कहते कि रश्मि शुक्ला आकर हमें गिड़गिड़ाई, हमने उसको माफ कर दिया। फिर संविधान में किसने इनको अधिकार दिया है कि अगर कोई रश्मि शुक्ला गलती करती है तो उसको माफ किया जा सकता है? इसलिए बात अभी यहाँ तक नहीं है, बात और लंबी जाएगी, सभी इसमें दोषी पाए जाएंगे। ठीक है। तो बृजमोहन जी, असल में शरद पवार ये समझ गए कि देखिए क्लीन चिट देने से बड़ी फजीहत हो सकती है, क्योंकि शरद पवार को एक बड़े नेता के तौर पे, दूरदर्शी नेता के तौर पे पूरा देश जानता है, और ये उनकी दूरदर्शिता का परिणाम ही है क्या इस्तीफा? मैं आपका प्रश्न पूरा सुन नहीं पाया, एक बार फिर से रिपीट करिए बृजमोहन जी। मैं ये कह रहा था कि शरद पवार साहब, एनसीपी अच्छी तरह से समझ गई कि असल में देखिए क्लीन चिट देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शरद पवार साहब को एक दूरदर्शी नेता के तौर पे पूरा देश जानता है, और वो जिस तरह की समझ रखते हैं उसका कोई सानी नहीं है। तो माना जाए कि यही समझ, ये दूरदर्शिता ही इस्तीफे की वजह रही। देखिए, इसमें सारी चीजें हैं। कोई भी फैसला जब होता है तो खाली उसमें एक तत्व नहीं हावी होता, उसमें सारी चीजें होती है। उसमें आदरणीय पवार साहब की सलाह भी है, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छवि का भी मुद्दा है, एक गृह मंत्री के पद की गरिमा होती है वो भी उससे जुड़ी हुई है, और इसके अलावा एक हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में तत्काल ये निर्णय लेना जरूरी है कि एक व्यक्ति जो जिम्मेदारी मानता है अपने आप को देश के कानून के लिए, वो कम से कम तत्काल कार्रवाई करके अपने पद से पीछे हटे, और जो जांच एजेंसी है उनको ये मौका दे कि वो बगैर किसी दबाव के बेहतर तरीके से जांच करें, और जांच का परिणाम देश के सामने आए। अगर कोई गलत है तो जांच का परिणाम सामने आएगा, कोई अगर ठीक है तो वो जांच का परिणाम सामने आएगा, और उसके लिए सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए। मैं सोचता हूँ अनिल देशमुख के लिए तैयार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी तैयार है, और महा विकास पार्टी भी इसके लिए तैयार है। इसमें हमको कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बात को कि अनिल देशमुख जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो परमवीर सिंह जी ने लिखा है। परमवीर सिंह जी ने ना तो कोई सबूत दिया है, ना उन्होंने कोई बात की है। उन्होंने अपने जूनियर अधिकारी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर चैट किया, और उस चैट को एक आधार बनाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है। आप बताइए कि खाली 8 पेज के एक पत्र के ऊपर अगर कोई फैसला होना है तो ये 8 पेज का पत्र कोई भी कभी भी किसी के लिए लिख देगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी इसी जनवरी में उत्तर प्रदेश के नोएडा के जो एसपी थे, उन्होंने एक खत लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और उसमें उन्होंने बताया कि आपने जो तबादले किए, इस तबादले के अंदर ये 8 लोगों से पैसे लिए गए, वो मेरे पास उसका सबूत है। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? मुख्यमंत्री जी ने उनके खिलाफ, ठीक है बृजमोहन जी, परमवीर सिंह की 8 पेज की चिट्ठी के असल में कोई मायने जब नहीं है, वो उनका अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर इस्तीफा क्यों? इस्तीफा बीजेपी के कहने पे दे दिया क्या? ना फिर वही आप, ना बीजेपी के कहने पे दिया है, ना परमवीर सिंह जी के पत्र के आधार पे दिया है। ये इस्तीफा दिया है देश के अंदर जो एक न्याय व्यवस्था, न्याय के प्रति जो सम्मान है उसके लिए। अभी रिटायर्ड ऑफिसर साहब ने जो बात की, इन्होंने बहुत ही सटीक ढंग से बोला है कि क्या हुआ है इसमें। परमवीर सिंह जी की एप्लीकेशन के ऊपर हाईकोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है, तो एक वहां की जो लेडी एडवोकेट है सुश्री पाटिल, वो एफआईआर दर्ज कराने गई थी। ये सारा मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ये जानना चाहता है कि पुलिस ने उनकी एफआईआर जब वो दर्ज कराने गई तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, ये है मुद्दा। और जैसे कि आपने कहा कि अनिल देशमुख जी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, उनके खिलाफ अगर कोई आदेश आया है तो उनके सिविल राइट खत्म नहीं हुए इस देश में। ऐसा नहीं है कि वो देश के अब नागरिक नहीं रहे, उनका भी सिविल राइट इतना ही है जितना किसी और का है। अपने उस सिविल राइट के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट गए कि इसके अंदर ये विसंगति है आपके हाईकोर्ट के ऑर्डर में,
नेचुरल है कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सीजे महाराष्ट्र ने आर्डर किया है, उसकी अपील या उसके बारे में। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने किसी तरह के आरोप तो लगाए नहीं थे बृजमोहन जी, जहां तक मुझे जानकारी है। आरोप का मुद्दा नहीं है, जो आदेश उन्होंने किया वो डिफेक्टिव है ऐसा मानना है अनिल देशमुख जी का। उस आदेश की, उस डिफेक्ट को, उस विसंगति को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए और ये अधिकार है उनको जाने का। मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि परमवीर सिंह जी को, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका बड़ा नाम जप रहे हैं, ये पूछ क्यों नहीं रहे कि हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन परमवीर सिंह जी के लिए दिया है कि उन्होंने सीपी रहते हुए जब उनकी नोटिस में जानकारी आई तो संज्ञान क्यों नहीं लिया, उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की, ये पूछे। उनको तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। तो हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक जो भी एक गरिमापूर्ण अधिकारी है, जो गरिमा में वो देश के कानून में विश्वास रखता है, उसको तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में चैनल पे क्या बात की जाए, जिनको ना देश के कानून का सम्मान, ना जो अपनी दायित्व को समझते हैं। मैं सोचता हूँ इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। सुशांत सिंह के मुद्दे पे इसी अधिकारी की भर भर के प्रशंसा की थी आपकी सरकार ने, ध्यान है ना आपको? की थी। जब काम आदमी अच्छा करेगा तो क्या उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी? जब आपके खिलाफ कुछ कहते तो खराब हो गया, आपके खिलाफ कुछ कहते तो खराब हो गया। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। एक अधिकारी एक समय पे एक काम के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे पे खराब हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसकी कोई गारंटी है कि एक आदमी ने जो आज अच्छा काम किया कल भी अच्छा काम करेगा या गलती नहीं करेगा? आप ऐसी बात कह रहे हैं, जिसको आप सर्टिफिकेट दे दें अच्छा है वो अच्छा, जो खराब है खराब। जी, जिसको आप सर्टिफाइड कर दें वो अच्छा, जिसको ना करें वो खराब। ना ये नहीं, उसके काम पे हमारे सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। उस समय सुशांत सिंह जी के मामले में देखिए, आज सीबीआई को कितने महीने हो गए, यदि अगर उस समय के सीपी ने अगर कोई गलती की थी तो आज कम से कम सीबीआई को बताना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि उस समय के तत्कालीन सीपी ने। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले संजय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। संजय जी जल्दी से जोड़िए, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। एक सेकंड का छोड़ देना चाहता हूँ। देखिए, सत्ता का मतलब ही होता है कि जब आदमी काम अच्छा करे तो उसे इनाम दे, तो जब गलती करे तो उसे दंडित करे, वही शासन है। लेकिन सत्ता ये ना देखे कि सत्ता के खिलाफ बोलने पे उसके खिलाफ चले जाएं। काम को न्याय तरीके से देखना चाहिए सर, बिना किसी पार्शियलिटी के देखना चाहिए, वो भी समझना होगा। संजय जी, आपके चैनल के माध्यम से, एक सेकंड, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज भी कहता हूँ, वो एक कोई कागज की एक चिट दिखा दे जिसपे लेन देन का कोई हिसाब हो, तो मैं मान जाऊंगा कि उनकी बात सच है। आपने मेरे इसी शो पे कहा था कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे सर। आप बहुत सारी बातें शो पे कहते हैं, भाजपा के कहने पे नहीं देंगे। मैंने आपने मेरे शो पे कहा था, मुझसे ही कहा था कि इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा दे दिया सर। अभी आगे आरोप तय हो जाएंगे, फिर कुछ कहेंगे। ठीक है, संजय जी को बोलने दीजिए सर, शिवसेना को तो बोलने दीजिए सर, शिवसेना को तो बोलने दीजिए, महाअघाड़ी का हिस्सा है सर, शिवसेना को बोलने दीजिए। संजय जी बोलिए, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। जो अभी आपने बात कही, जो नैतिकता के आधार पे दिया है, शिवसेना कांग्रेस को 15 दिन लग गए। नैतिकता के बारे में जानती, आपने भी अभी कहा, उसके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है, लेकिन नैतिकता इसे कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता क्या जाने है? स्मृति ईरानी के खिलाफ सबूत के साथ उस महिला ने, निशानेबाज ने आरोप लगाया और उन्होंने कुछ उसमें नहीं किया। इनकी नैतिकता ये दूसरे को दिखाते हैं, सिर्फ दूसरे को दिखाते हैं कि नहीं ये है, लेकिन जब आरोप आप पे लगे हैं, इस्तीफा आपने दिया है, नैतिकता का पाठ भी आप ही पढ़ा रहे हैं। ये अजब स्थिति है सर। धनराज जी, जिस तरह की चर्चा हो रही है और जो मौजूदा तथ्य अभी हमारे सामने है सर, ये केस कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इसके आगे की कार्रवाई, इसके आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है, अगर हम कुछ असम्पशंस लगाना चाहें? मैं तो आगे की कार्रवाई में देख रहा हूं कि जहां एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है सर, उसके अंदर मनसूख हिरेन का कत्ल वजह ने किया, ये बात साबित हो चुकी है। नोट गिनने की मशीन जो है वो वजह की गाड़ी में मिली है। एक्सप्लोजिव वजह ने रखवाया। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से दुनिया में इतिहास नहीं होगा कि किसी पुलिस ऑफिसर ने एक्सप्लोजिव प्लांट किया हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर ये अधिकारी सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह को रिपोर्ट करता था, उनसे रिपोर्ट लेता था, तो मैं एक पुलिस ऑफिसर और तहकीकाती दिमाग के तौर पर इतना कह सकता हूँ कि अगली अरेस्ट इसमें परमवीर सिंह की होनी चाहिए। एनआईए हिम्मत दिखाए और बीजेपी अपनी एनर्जी यहाँ वहाँ खर्च न करे, बल्कि इस बात पे खर्च करे कि परमवीर सिंह को एनआईए अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। ये सारी चीजों के बावजूद इससे और ज्यादा प्रूफ तुमको क्या चाहिए? एनआईए ये ढूंढे
कि भैया 100 करोड़ थे तो किसके इंस्ट्रक्शंस पे क्या कर रहा था? 100 करोड़ के मामूली बात थे, एक्सप्लोजिव किसके इंस्ट्रक्शन से रखे थे? उसको हिरेन को मारने के लिए किसने कहा था? एपीआई दर्ज का अधिकारी इतनी हिम्मत अपने आप खुद नहीं कर सकता, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और अगर बीजेपी ये मुद्दा नहीं उठाती कि परमवीर सिंह को एनआईए अरेस्ट क्यों न करे, तो बीजेपी ये भी बता दे कि 100 करोड़ में फडणवीस साहब के कितने थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस जांच की जद में परमवीर सिंह को भी आना चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं आएगी? ठीक है, अगर कॉमन आदमी को पकड़ लो, एक मिनट मेरी बात सुन लो, कॉमन आदमी को पकड़ लो तो सुई कहाँ जाती है? मेरे ऑफिस में समझ लो कोई आदमी है, मैं भी पुलिस ऑफिसर रह सका, मेरा कांस्टेबल ऐसी बेहुदा हरकत करता है तो सबसे पहली पूछताछ मेरे से होगी कि तुम क्या अपनी भाड़ झोंक रहे थे, तुम्हें पता नहीं था क्या हो रहा था, तुम कर क्या रहे थे? और 7 रैंक है एपीआई रैंक के ऊपर, पीआई, सीनियर पीआई, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, 7 रैंक को क्रॉस करके डायरेक्ट सीपी को रिपोर्ट करता है। तो क्या सीपी साहब को इसमें का कुछ भी मालूम नहीं था? हिरेन मर जाता है, उसके कत्ल अकेला वजह अपने जिम्मे ले रहा है, 100 करोड़ अकेला वजह अपने जिम्मे ले रहा है। एक्सप्लोजिव प्लांट के, और गंभीर बात सुनिए, एक्सप्लोजिव प्लांट होने के बाद में तिहाड़ से एक दहशतगर्द संस्था का ईमेल भी रिकॉर्ड पे है। तो ये सारी चीजें आप सिंपल समझ के यहाँ वहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हो। आपको उसकी तय तक जाना चाहिए, गुनाहगार चाहे कितना भी बड़ा हो। तो मेरे को बिल्कुल शुभा नहीं होगी। धनराज साहब असल में ये इशू, सीएम उद्धव ठाकरे को भी अरेस्ट होती है। अच्छा, तो धनराज साहब असल में ये इशू अब आपको परमवीर सिंह वर्सेस उद्धव सरकार नहीं दिखाई दे रहा, ये असल में बीजेपी वर्सेस उद्धव सरकार हो गया है क्या? वैसा ही है। ये लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में ये भूल रहे हैं कि अपराध जो जुर्म है वो कितना संगीन है। मैं तो चाहता हूं कि अगर उसको लाने के लिए उद्धव ठाकरे जी जिम्मेदार है, और उद्धव ठाकरे को इस बात की मालूमात थी, देखो उन्हें की अगर मालूमात होना, ओमिशन एंड कमीशन बोथ आर ऑफेंसेस ऑफ सेम डिग्निटी एंड सेम कैलिबर, तो अगर कोई भी अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन किया नहीं है तो वो इसमें मुजरिम करार होना ही चाहिए। ठीक है, तो बृजमोहन श्रीवास्तव साहब, थोड़ी देर पहले की गई धनराज जी की बातों पे आप सहमति जता रहे थे और बता रहे थे उनका विश्लेषण सटीक है, वो तो उद्धव सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं, कह रहे हैं कि जांच की आंच वहां तक पहुंचनी चाहिए, तो सपोर्ट यहां भी है अब उनको? बिल्कुल, देखिए मैं धनराज जी के एक शब्द से सहमत हूँ। कारण ये है कि अगर कोई भी इसमें जैसा कि अपराध की जानकारी हो जाए, और अगर उस अपराध की जानकारी होने के बाद भी अगर हम उसको नहीं रोक पाते हैं तो निश्चित रूप से सारी जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जिससे जुड़े हुए हैं। अगर जांच हो रही है, हम लोगों ने अभी तक नहीं कहा कि सीबीआई जांच ना करे, हमने अभी तक नहीं कहा कि एनआईए जांच ना करे, और एनआईए और सीबीआई को हम लोग जांच, महाराष्ट्र सरकार जो उनको जांच में मदद चाहिए वो हम लोग मदद भी कर रहे हैं। अगर उससे कोई भी अपराधी, मेरा कहना है कि अपराधी कोई भी हो, मुद्दा ये नहीं है कि कौन और क्या, अपराधी जो भी है वो देश के सामने आना चाहता है, जांच एजेंसियों को तक पहुंचना चाहिए, और उसको सिद्ध करते हुए उसको सजा भी मिलना चाहिए। इससे गलत क्या है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, तो उद्धव सरकार की जिम्मेदारी अगर पाई गई तो उद्धव सरकार पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये स्पष्ट कह रहे हैं ना सर आप? कोई रोक सकता है क्या? आप बताइए, क्या मैं देश की कानून के ऊपर मानता हूँ? संजय द्विवेदी, उद्धव ठाकरे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, बृजमोहन श्रीवास्तव कह रहे हैं। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। संजय द्विवेदी, उद्धव ठाकरे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर जिम्मेदारी पाई जाती है। संजय जी, घनश्याम जी, मैं बात कहना चाह रहा था, छोटी सी बात। घनश्याम जी, खाली जिलेटिन की छड़ें मिली हैं जो कि बम भी नहीं था, उस पर इतनी बहस हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी परसों छत्तीसगढ़ में बीजापुर नाम का एक जिला है जहाँ पर की हमारे 22 सेना के सीआरपीएफ के लोगों को मार दिया गया है। उस पर भी एक बार बहस करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए कि आखिर वहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है। आज देश ये भी जानना चाहता है कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिलेटिन की छड़ें खाली यहीं तक नहीं है, कि जिलेटिन की छड़ें छत्तीसगढ़ भी पहुंची हुई है। छत्तीसगढ़ में भी ठीक है सर, आपकी बात क्लियर हो गई। संजय जी, ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई। संजय जी, उद्धव सरकार की जिम्मेदारी अगर है, गलती है, तो फिर जांच की आंच उद्धव ठाकरे तक भी जानी चाहिए। बृजमोहन श्रीवास्तव ने साफ कह दिया है ये। देखिए घनश्याम जी, मैं स्पष्ट एक बात आपसे बता दूं कि संजीव भट्ट गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उन्होंने कुछ कंप्लेन की तो उनको जेल भेज दिया गया। आज जैसे ही उन्होंने पत्र लिखा,
बिल्कुल गलत पत्र था, सब जो कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, में कोई बुनियाद वाली पत्र नहीं है, उसमें कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद उद्धव ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर हाईकोर्ट के जज द्वारा एक जांच बैठा दी थी। अगर सरकार के अंदर विकास और जनता की भावनाएं ना होती तो हाईकोर्ट जज क्यों कराते? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज में विश्वास नहीं है, इनको सिर्फ NIA, CBI इस पे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से एक बात चाहता हूँ बड़े सम्मान से, कि पुलवामा में 44 हमारे सैनिक शहीद हुए, 200 किलो विस्फोट आया, आज जिलेटिन रखा गया, मैं मानता हूँ है, लेकिन वहां पुलवामा में 200 किलो विस्फोटक आया था, वो कहाँ से आया, तो गाड़ी कौन किसकी थी, तो ये कौन बताएगा? अमित शाह जी बताएंगे, माननीय अमित शाह गृहमंत्री जी बताएंगे या बताएगा? उसकी जांच भी तो होनी चाहिए। उसकी जांच में पूछता है भारत पूछ रहा है कि भाई पुलवामा में, उरी में, पठानकोट में आतंकवादी घटनाएं जो थी, उसका जिम्मेदार कौन है? पुलवामा में 200 को जो विस्फोटक मिला वो कहाँ से आया? ये इस बात पे बताने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये दुखद, आप जिलेटिन के लिए जिलेटिन की मांग करते करते संजय जी, आप आगे किससे? ठीक है संजय जी, मुझे ये भी बताइए कि सारी जांचें, संजय जी सुन लीजिए ना, सारी जांचें, सारी इन्वेस्टिगेशन असल में केंद्रीय एजेंसीज की तरफ कैसे बढ़ गई? आप चाहते थे किसी रिटायर्ड जज से जांच कराना, वो जांच नहीं हुई, और मनसुख वाले केस की जांच भी चली गई, NIA के पास वो वाली जांच चली गई जिसकी छड़ों की बात आप कर रहे हैं, अब CBI के पास जांच चली गई, सारी जांच केंद्रीय एजेंसीज को डाइवर्ट हो गई है। सर आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। सुशांत सिंह राजपूत में, जैसे सुशांत सिंह राजपूत इन्होंने बिहार में FIR की जो गलत थी, ये हम सब जानते, दुनिया जानती है, CBI जांच की, सुप्रीम कोर्ट गए और उसे जांच कराई। हमें जांच से कोई टच नहीं है, हमारे सरकार या NCP या कांग्रेस को, लेकिन इनकी मानसिकता है, मानसिकता भी इनकी जो है कि षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार गिराने का। आप इनके देखिए जिलेटिन के मुंह से अब नहीं आ रहा, अब इनके मुंह से आ रहा है कि साहब 100 करोड़ रुपए कहाँ से कौन वसूल करता था? उसके पीछे अभी तक कोई जांच कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो होती भी थी नहीं होती थी, उसके विषय में जांच जब पूरी हो तो मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये इस्तीफा देते। तो वो जांच आप नहीं बैठा सकते क्या? वो जांच आप नहीं बैठा सकते? सरकार आपकी है, उस पर आप क्यों नहीं जांच करवा रहे जो इश्यू छूट गए हैं? या वो नैतिकता के आधार पर किया गया। संजय द्विवेदी, मुझे ये समझाइए, जिन मुद्दों पे जांच होनी चाहिए आप कह रहे हैं, उन मुद्दों पे आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उन मुद्दों पे आप जांच करवाइए। जांच न करा रहे होते तो घनश्याम क्या क्वेश्चन उठा सकते थे। हाईकोर्ट जज जांचे उत्तर प्रदेश में 50 जांचे हाईकोर्ट जज द्वारा, आप देख लीजिए। अभी जो हाथरस कांड हुआ था, CBI तो बाद में आई, पहले उन्होंने हाईकोर्ट जज के द्वारा जांच शुरू करा दी थी। आप देख लीजिए कितने उदाहरण देते हाईकोर्ट जज के माध्यम से। अब हाईकोर्ट जज जो पूर्व जज है, उसको क्या जांच अधिकारी नहीं मानते क्या? आज BJP जांच अधिकारी नहीं मान रही, तो उत्तर प्रदेश में क्यों कराते? अगर महाराष्ट्र जांच अधिकारी नहीं मान रही है, यही षड्यंत्र की बात। इनके दिमाग में जो षड्यंत्र घुसा हुआ है, चैनी घुसी हुई है सरकार न बना पाने के कारण। आज 66 साल बाद किसी भी राजनीतिक दल का आज मुख्यमंत्री बना है, ये अपने में इतिहास है। बीजेपी वालों को सीखना चाहिए। अगर बीजेपी वालों ने न बोला होता, सरकार बनवा दी होती, सच माने उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। ठीक है, लेकिन इनकी जो अहंकार है, इनके जो अहंकार छिपा हुआ है इनके, जिस अहंकार से रहे हैं, जिस अहंकार से इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, जिस अहंकार से बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, अभी नया राफेल मामला आया है, तो बार बार ये लोग कहते हैं चुनाव में कोई बिचौलिया नहीं है, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रधानमंत्री आपने अपनी बात कह दी। विश्वास पाठक, ठीक है सर, विश्वास पाठक साहब, ये इस्तीफे की बात कहीं अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात के दौरान तो तय नहीं हुई थी, जो अलग से बीच में मुलाकात चर्चाओं में आई थी, कहीं वहां मंथन तो नहीं हुआ था, उसके बाद आपने सिखा दिया हो? देखिए, आपका जवाब देने के पहले हमारे मित्र वंजारी साहब जिनका मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुछ उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी है, मैं उनके 2-3 बातों की तरफ रुख करना चाहता हूँ। देखिए, परमवीर और वाजे इन दोनों की कॉन्स्पिरेसी है, और उसमें अगर परमवीर दोषी पाया जाता है तो उसको सजा होनी चाहिए। हमारे हिसाब से परमवीर कोई स्पेशल आदमी नहीं है, लेकिन वंजारी साहब ये बोल रहे हैं, मूल विषय ये है, परमवीर ने कहा कि सचिन वाजे और मेरे अधिकारियों को अनिल देशमुख साहब डायरेक्ट बुलाते थे, उनको आदेश देते थे। जिलेटिन भी मूल वजह है सर। जिलेटिन वहां कैसे आई, क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं चला, मनसुख का कुछ पता नहीं चला, जो संजय जी कह रहे हैं वो इश्यूज भी हैं सर।
श्याम जी अभी मुझे बोलने दो, आपने सबको बोलने का मौका दिया, मेरे को शांति से ठीक है, आप बोलिए सर, लेकिन उन बातों का भी जवाब दीजिए जो असल में संजय जी पूछ रहे हैं। बोलिए। मेरे को अभी पूरा अनइंटरप्टेड बात करने दो थोड़ा। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं सर, बिना रोके टोके। हाँ, देखिए कि हमारी जांच की मांगी है, सीबीआई अपना काम करे, एनआईए अपना काम करे। उन्होंने परमवीर को पहले अंदर डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, हमारा काम नहीं है, और जांच का ही काम होगा और उसके माध्यम से होगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वजह के माध्यम से एक्सटॉर्शन का, टेररिज्म का, मर्डर का, ऐसे सब बातें हैं। परमवीर के माध्यम से 100 करोड़ प्रतिमाह जमा करने का विषय है। रश्मि शुक्ला के माध्यम से इतना बड़ा जो ट्रांसफर का रैकेट है उसका मामला है। और मुझे बताओ कि परमवीर से हमको प्यार लेने की जरूरत क्या है? जिस परमवीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टैंड लिया, हाई कोर्ट में स्टैंड लिया, इतनी बैडली ड्राफ्टेड था, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है? अरे बात यह है कि जो उसके साथ में 2 रिट पिटीशन और 2 पीएल भी थी, जब पांचों को एकत्रित देखते हुए हाईकोर्ट ने देखा तो इस प्रकार की सीबीआई की उन्होंने दिया है। दूसरा, मैं वंजारी साहब को कहना चाहता हूँ कि कल के हाईकोर्ट के जजमेंट में यह भी कहा है कि एफआईआर लॉन्च किया नहीं किया हो, वहां पर अनगिनत ऐसे जजमेंट्स है जिसमें सीबीआई इंक्वायरी कर सकती है। इसलिए वंजारी साहब भी आप सब आज क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसे गुमराह कर रहे हैं जनता को? ठीक है, अच्छा ठीक है बंजारी साहब, आप एक बार रिएक्शन दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि आखिरी कमेंट आप ही पे था। बंजारी साहब। देखो जी, मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा, मैं पूरे तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ। जैसा ये कहा है कि परमवीर सिंह ने तो बात छुपाई नहीं, उन्होंने तो इमीडिएटली सीएम, डिप्टी सीएम शरद पवार जी को बोल दी थी, तो उनको भी इसमें आना चाहिए। जब पाठक साहब ये कह रहे हैं तो मैं, मेरा हक बनता है पाठक साहब से ये पूछूं कि सीएम, डिप्टी सीएम और शरद पवार से सीपी जाके रिपोर्टिंग करे। ये कौन से कानून में किया परमवीर ने? क्या परमवीर की एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक नहीं है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक सीधी उसकी गुनाहगारी की तरफ बताती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू, बीजेपी को अगर बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो तथ्य है वो जरूर बोलूंगा कि एक्सक्लूसिव नागपुर की उस कंपनी से आया जिस कंपनी ने राम मंदिर को करोड़ों रुपए का चंदा दिया। आपके हाथ इसमें धुले हुए हैं, आप कह सकते हैं कोयले के धंधे में रहकर हाथ में कालिक लगाए हुए आप दूसरों पे सिर्फ उंगली उठाते हो। अपना आत्म परीक्षण भी कभी कर लिया करो बीजेपी वालों। मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ कानून की बात करता हूँ। अंत में यही कहूंगा कि एनआईए ये केंद्र की यंत्रणा है, तुम्हारे अख्तियार में। सीबीआई केंद्र की यंत्रणा है, तुम्हारे अख्तियार में है। इस देश का बच्चा नहीं, पूरे दुनिया ने देखा है अस्थाना वर्सेस वर्मा के अंदर सीबीआई का क्या पॉलिटिसाइजेशन आप लोगों ने, राज्यकर्ताओं ने करके रखा है। कौन भरोसा करेगा कि एनआईए अगर परमवीर को अरेस्ट नहीं करते तो इसमें दाल में काला नहीं है? एनआईए अब तक रुकी क्यों है? ये सारे तथ्य जो मैंने मेरे पहले सेगमेंट में बयान किए, जितना परमवीर सिंह के खिलाफ एविडेंस अगर किसी कॉमन आदमी के खिलाफ होता तो क्या उसको आप अरेस्ट नहीं करते? ठीक है बृजमोहन जी, आप कुछ कहना? संजय जी आ रहा हूँ, बृजमोहन जी एक संजय जी एनसीपी को बोलने दीजिए ना सर, वैसे ही बहुत सारी अफवाहें आपकी महागाड़ी को लेके, बोलने दीजिए। बृजमोहन जी बोलिए। देखिए, एक तो मैं आपने जो कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि उधर सरकार की जांच होनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जांच एजेंसियों पे निर्भर करेगा कि उनके पास क्या सूत्र आते हैं और उनको जांच से कोई रोकेगा नहीं, वो किसी भी स्तर पर जाकर जांच कर सकते हैं, पहला। दूसरा, ये पाठक जी का कहना है कि परमवीर सिंह जी सुप्रीम कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट भी गए, दोनों जगह से उनको नकारात्मक उत्तर मिला है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस कर दिया था और हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई आदेश नहीं किया। वो आदेश सुश्री पाटिल के एप्लीकेशन पे हुआ है। ये बात मत करिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आपको ये तय करके बताना होगा कि आप परमवीर सिंह जी के खिलाफ जांच चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जो व्यक्ति, जो सीपी, अगर उनको नियंत्रित नहीं कर सकता, उनको नहीं रोक सकता, तो वो सीपी का मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं वो भी स्वयं उस अपराध में संलिप्त है, और जब संलिप्तता है तो वो भी इस जांच से बच नहीं सकते। जहां तक बात एनआईए की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि एनआईए जितना टाइम ले रहा है, शायद वो ऊपर से आदेश आने के बाद कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा है जिससे कुछ लोगों को जोड़ा जा सके किसी प्रकार से। ऊपर से कहां से सर? सर ऊपर से कहां से बृजमोहन जी? किया जा सके। बृजमोहन जी ऊपर से कहां से सर? ऊपर से क्यों? भारत सरकार से ऊपर से कहां से आएगा? कोई शर्त से थोड़ी आएगा। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सर आप, ये आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल पक्के तौर पे आरोप है ये
कि एनआईए इस बात का इंतजार कर रहा है। आप मुझे बताइए, सारे फैक्ट मिल गए, क्या एनआईए जांच ही करता रहेगा? कितने रोज देगा एनआईए जांच करने के लिए? जितने सारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं पकड़ में आ रही है अभी तक बात? ये सब वो क्या खोज के निकालना चाहते हैं तो मालूम नहीं है। ये सरकार का फोबिया हो गया क्या सर? आपको क्यों लगने लगा कि एनआईए भारत सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है? कोई इनपुट्स है आपके पास सर? घनश्याम जी, आप बताइए, ये एजेंसी किसकी है? आपकी, मेरी है क्या? नहीं तो एजेंसी है एनआईए सर, ये कोई इनपुट आपको मिला है? ऐसा कोई इनपुट, कोई क्लू मिला है आपको कि भारत सरकार डिक्टेट कर रही है एनआईए को? अभी सामने आएगा, आप देखिएगा। हमारा ये शक है, ये डाउट है कि इतनी देरी के पीछे निश्चित रूप से कोई कारण है, तो वो यही हो सकता है कि ऊपर के आकाओं से निर्देशन का इंतजार हो रहा है। ये धनराज जी से पूछिए, पुलिस ऑफिसर है, जब जांच होती है तो जांच तक टाइम की जरूरत क्या है? सारे सबूत, सारे लोग पकड़ में आ गए, आपने सारा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, कोई और ये कोई ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको पकड़ने के लिए कोई आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम की जरूरत हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो। सारे फैक्ट्स आपके सामने, क्यों नहीं आप देश को बता रहे कि क्या जांच का परिणाम है? इसलिए इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है और ये हम लोग का शक है। उस शक के बाद इसके पीछे कोई रीजन भी होते हैं घनश्याम भाई। और एनआईए किसकी है ये आपको मालूम है, मेरी और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात होते हैं, भारत सरकार की एजेंसी है, वो भारत सरकार के निर्देश पे काम कर रही है। तो विश्वास पाठक साहब, असल में क्या इन एजेंसीज को मोहरा बना के आगे का काम किया जा रहा है? संजय जी, आप ही के पास आ रहा हूँ उसके बाद। नहीं, देखिए बृजमोहन जी इतने कंफ्यूज तरीके से बात कर रहे हैं जिससे शरद पवार बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, रश्मि शुक्ला ने जो 25 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, उसके ऊपर आपने क्या एक्शन नहीं लिया? आपने क्यों इनके उसके ऊपर इंक्वायरी लगाई? बड़े पिक एंड चूज तरीके से एनसीपी अपना अप्रोच ले रही है। मेरे ख्याल से एनआईए सीबीआई दोनों भी अपनी जांच करेगी और झूठ का झूठ, सच का सच सब बाहर आएगा। नहीं, जांच तो करेगी, लेकिन आपके हिसाब से करेगी। एनसीपी कह रही है आपके हिसाब से करेगी। मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे, तो वो एनसीपी हिसाब से करेगी? अरे वो तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। एक करके सर, एक करके मुझे शो वाइंड अप भी करना है सर, एक करके। एनआईए सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसके ऊपर आप भरोसा करो। शरद पवार बोले जांच एजेंसी में तो भरोसा है, लेकिन आप पे भरोसा नहीं है सर, ये समझा रही है एनसीपी। एनसीपी कह रही है आप पे भरोसा नहीं है। अरे उनको तो पहले रिबेलो चाहिए थे, बाद में रिटायर्ड जज चाहिए था। ठीक है सर, ठीक है। संजय जी बोलिए, अब बोलिए सर। जांच पूरी हुई नहीं, भाजपा इस्तीफा क्यों मांग रही है? पहला प्रश्न। जो इन्होंने कहा कि रश्मि ने कहा उत्तर प्रदेश में, अरे जांच निष्पक्ष हो इसलिए अहमदाबाद में किया गया, गुजरात में किया गया था, दिया गया, यहाँ जेल नहीं भेजा, यहाँ जांच करा रहे हैं, जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं, अब इस्तीफा पहले मांगने लगे। क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं भाई आप? ये नैतिकता के आधार पर देशमुख जी ने इस्तीफा दिया, किसी पर उनका दबाव नहीं, नैतिकता है ये मजबूरी नहीं थी, मजबूरी आपकी नैतिकता है। फडणवीस ने इस्तीफा दिया था, बिठाया तब आपकी पकड़ा रहे हो, डांस कर रहे हो कि सरकार बन जाए, डांस नहीं हो, डांस नहीं करते रहो। ठीक है सर, तो आगे क्या होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कई आरोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं और एनसीपी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसीज असल में सरकार के हिसाब से काम करती हैं और शायद इसीलिए मामले को इतना लटकाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमानों का समय निकालने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ये महाराष्ट्र की सियासत है जिसकी जांच पे आंच और आंच पे जांच है और यही समझने की कोशिश होगी आने वाले दिनों में कि ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि इस वक्त तस्वीर काफी अलग अलग रंगों से रंगी हुई नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का लोकतंत्र देखने के लिए। नमस्कार।